नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं मोहसिन खान। दोस्तों, यूपी में पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चुका है। कई नई पार्टियां, कई नए दल यूपी के लिहाज से यहां पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी, राज्यसभा सांसद संजय सिंह। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज़ पर। जी नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। संजय जी, सवाल तमाम हैं, क्योंकि एक तो दिल्ली में आपकी सरकार है, दूसरा यूपी की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, और जिस तरीके से यूपी के अंदर आप तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर से जब पंचायत चुनावों का शंखनाद हो चुका है और आपने लगभग 800 कैंडिडेटों की लिस्ट ऑलरेडी जारी कर दी है। क्या सोचकर आप ये यूपी में तैयारी कर रहे हैं पंचायत चुनाव से, अगर हम शुरुआत करें तो? देखिए, इसके दो तीन मायने हैं। पहली बात तो यह कि पिछले एक साल से आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ाई है। पहले भी हमारा संगठन था, लेकिन मैं मानता हूं कि उतना सक्रिय नहीं था और उतना हम लोग ज़मीन पर हमारी मजबूती नहीं थी। लेकिन पिछले एक वर्षों में संगठन का काम बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम हमारी रैलियां और सभाएं हुई हैं। जितने भी मुद्दे हैं, वो चाहे हाथरस का कांड हो, वो चाहे कानपुर का बिकरू कांड हो, वो चाहे नीपेंद्र मिश्रा की हत्या का मामला हो, जो लखीमपुर के 3 बार के लोकप्रिय विधायक थे, वो चाहे छोटे बड़े शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो, कोरोना से जुड़ा हुआ मामला हो, व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या का मामला हो, जितने भी मुद्दे आए उस पर अगर सबसे मजबूत और प्रखर आवाज़ किसी पार्टी की रही तो आम आदमी पार्टी की रही। हमारे कार्यकर्ताओं को लाठियां पड़ी, उनको जेल भेजा गया, उन पे मुकदमे लिखे गए, 14 मुकदमे मेरे ऊपर लिखे गए, मेरी पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया गया। यानी उत्पीड़न की जितनी भी सीमाएं पार कर सकती थी योगी सरकार, उसने सब कुछ हथकंडा अपनाया। लेकिन बावजूद इसके हम लोगों ने अपना काम करना नहीं छोड़ा, अपना संगठन का काम नहीं छोड़ा, और बल्कि इससे और तेजी और मजबूती आम आदमी पार्टी को मिली। तो हमने ये सोचा कि पहला चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए जिला पंचायत का चुनाव है 2022 के पहले, और इस 2022 के पहले के इस चुनाव में हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पार्टी की विचारधारा का विस्तार कर सकते हैं, संगठन का निर्माण कर सकते हैं, और जिला पंचायत में जो कैंडिडेट हम उतारेंगे उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे जीत सकते हैं। यानी आपने ये जो बात कही और बहुत विस्तृत जानकारी आपने दी कि भाई आपने मुद्दे उठाए, सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाए, मुकदमे आपके ऊपर लगे, तो ये तो सरकार का भी इसमें अपना पक्ष है कि अगर आप कानून तोड़ेंगे तो मुकदमे आपके ऊपर लगेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे तो मुकदमे लगेंगे। पंचायत चुनाव में जाने की आपने अपनी वजह बताई कि भाई संगठन का विस्तार हो, ग्रामीण क्षेत्रों तक आपकी पहुंच हो जाए, वहां जाकर आप केजरीवाल जी की जो दिल्ली में पॉलिसीज़ रही हैं उनके बारे में आप बता सकें। तो क्या दबी जुबान में आप पहले से ही पंचायत चुनाव में हार स्वीकार कर रहे हैं? क्या पंचायत चुनाव में जीतने नहीं जा रहे, आप सिर्फ संगठन बढ़ाने जा रहे हैं? एकदम नहीं। मैंने आपको कहा, संगठन निर्माण, दिल्ली सरकार के मॉडल का मैसेज, और उत्तर प्रदेश में हम आने वाले 2022 के चुनाव में क्या करेंगे, इस पे चर्चा और चुनाव जीतना, तीनों हमारी प्राथमिकताओं में है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ चुनाव हारने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी प्राथमिकता चुनाव जीतने की है। यह बात अलग है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से चुनाव करा रही है वो मजाक है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप बताइए 5 आदमी से ज्यादा उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहीं इकट्ठा नहीं हो सकते, यह आदेश कर दिया आपने। बंगाल में आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तमिलनाडु में आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, केरल जहां पे केसेस इतने ज्यादा हैं वहां आप चुनाव प्रचार खुलेआम कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव में कह रहे हैं नहीं साहब, कोरोना की महामारी है, 5 आदमी से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकता। सबकी सुरक्षा की दृष्टि से किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, उनके ऊपर भी यह लागू होता है। भारत की जनता की चिंता केरल में नहीं करेगी, बंगाल में नहीं करेगी, तमिलनाडु में नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में जहां इनके प्रत्याशियों को पीटा जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, गांवों में घुसने नहीं दिया जा रहा है, वहां पे जिला पंचायत के चुनाव में आप कह रहे हो कि कोरोना है। इसका मतलब आप अपनी हार की बौखलाहट से ऐसे हथकंडे अपना रहे हो, फिर चुनाव क्यों करा रहे हो? आपने चुनाव प्रचार के लिए 5 दिन का समय दिया। मैं तो राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले पर भी हैरान हूं। आज मुझे सिंबल मिल रहा है, 5 दिन में मैं 20 गांव में, 25 गांव में अपना सिंबल कैसे पहुंचा पाऊंगा? 60,000 70,000 वोटर के बीच में हम अपना सिंबल कैसे पहुंचा पाएंगे? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं धनबल को बढ़ावा दे रहे हैं,
जिसके पास पैसे होंगे, जो विज्ञापन कर पाएगा, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा पाएगा, वही चुनाव प्रचार करेगा। यानी आप ये खुला आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि वो जानबूझकर वो खुलेआम सब कुछ कर सकते हैं। ये एक गंभीर आरोप संजय जी आप प्राइम न्यूज के मंच पर लगा रहे हैं कि जितने भी मैं सबूतों के आधार पर कह रहा हूं, और एक नहीं 1000 प्रमाण इसके दे सकता हूं, जहां पर बीजेपी के नेताओं ने कभी एसडीएम को मारा है, कभी दरोगा को मारा है, कभी सीओ को गाली दी है। पुलिस को मानते कहां हैं ये लोग, आप मुझे बताइए। तो अब आपकी क्या रणनीति होगी फिर पंचायत चुनावों में? अगर ये कानून लागू कर दिया है, सरकार की तरफ से गाइडलाइन आ गई है कि 5 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते पंचायत चुनाव के दौरान, तो आम आदमी पार्टी का यूपी में अब क्या स्टैंड होगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी से समय मांग रहा हूं, उनसे जाके मिलूंगा, क्योंकि अगर हम लोग सभाएं नहीं कर सकते, मीटिंगें नहीं कर सकते, तो फिर प्रचार का क्या मतलब है, चुनाव का क्या मतलब है? आपको मैं पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के ऊपर यह नियम लागू नहीं होगा। इसका मतलब कहने के लिए बातें कुछ और हैं, जमीन पे करना ठीक उसके विपरीत है। यही भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की पहचान है। संजय जी, प्राइम न्यूज पर आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ईमानदार राजनीति की आप बात कर रहे हैं, विकास की बात आप हमेशा करते हैं, लेकिन जातिवाद की बात घूम फिर कर आप भी करते हैं। जातिवाद की बात करते हैं। जातिवाद की बात मैं क्या करता हूं? आप मुझे बता दीजिए कौन सी मैंने जातिवाद की बात की? क्या जातियों में भेद पैदा करने की बात मैंने की? कभी नहीं। क्या धर्मों के बीच में, 2 धर्मों के बीच में लड़ाने की बात मैंने कभी की? कभी नहीं। इस बात को कौन करता है? उत्तर प्रदेश के संविधान की शपथ लेकर, देश के संविधान की शपथ लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जो 24 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री है, उसकी भाषा सुनिए आप। लोगों के बीच में जाके किस तरीके से भड़काऊ भाषण हमारे मुख्यमंत्री जी देते हैं। आप मुझे बताइए, हाथरस के अंदर एक गरीब की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया गया, इसलिए कि वो वाल्मीकि समाज से थी, उसको न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग गए, हमारे ऊपर हमले किए गए उस जगह पे। कालिक फेंक रहे हो आप। इन्हीं कालिक से उत्तर प्रदेश सरकार के काले इतिहास को लिखने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। लेकिन संजय जी, आप भी असली ठाकुर, बताइए आप प्रधानमंत्री ठाकुर वर्सेस ऑल, आप भी तो बातें करते हैं जाते नहीं। तो असली ठाकुर, नकली ठाकुर, मैं तो कहता हूं छत्री का मतलब सबको छत्र देने वाला। छत्री का मतलब जातिवाद की बात आप भी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बात ठाकुर वर्सेस ऑल भी आप कहते हैं। मैं पूरी बात तो सुन लीजिए आप। मैं कह रहा हूं कि क्षत्रिय का मतलब, क्षत्रिय धर्म ये नहीं कहता है कि आप सिर्फ अपने लिए करिए, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। और दूसरी चीज, एक मुख्यमंत्री के लिए 24 करोड़ जनता के वो मुख्यमंत्री हैं, किसी एक जाति के मुख्यमंत्री नहीं है। वो हिंदू के भी हैं, मुसलमान के भी हैं, सिख के भी हैं, ईसाई के भी हैं, दलित के भी हैं, पिछड़ा के भी हैं, सवर्ण के हैं, ठाकुर के भी हैं, ब्राह्मण के भी हैं। मैं यही तो कहता हूं कि सिर्फ अपनी जाति और अपने धर्म का भला मत सोचिए, सबके लिए कीजिए। यह कहना कौन सा गुनाह है और कौन सा अपराध है? व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या हुई, रंगदारी मांगता है एसपी, और खुलेआम उस को कहता है कि अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी हत्या करा दूंगा। और वो आदमी वीडियो बना के मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर अपील कर रहा है, मेरी जिंदगी बता लीजिए। एसपी से खतरा है मुझे, एसपी से, किसी चोर डकैत माफिया से नहीं। और 1 हफ्ते बाद उस व्यापारी की हत्या हो जाती है। आपने उस पर एसआईटी बनाया, आपने एसपी के ऊपर 302 का मुकदमा किया। आपने कभी सुना है हिंदुस्तान के इतिहास में दरोगा फरार, एसपी फरार, पुलिस फरार, यह उत्तर प्रदेश में हो रहा है? हमने अभी तक सुना था डाकू फरार, माफिया फरार, चोर फरार, डकैत फरार, जेबकतरा फरार। उत्तर प्रदेश में एसपी फरार, दरोगा फरार, सिपाही फरार, यह हो रहा है। पाटीदार एसपी को अभी तक उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार गिरफ्तार नहीं कर पाई। आप इसको क्या समझेंगे? लेकिन पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या हो जाती है। लेकिन शिकायत के बाद कार्रवाई हुई, तभी उसे भागना पड़ा ना। अरे शिकायत हुई, कार्रवाई तो हुई। आप एक चीज मुझे बताइए, क्या ये आपको संभव लगता है एक आईपीएस एक सरकार से भाग सकता है? हाई कोर्ट तक से उस व्यक्ति को राहत नहीं मिली, पाटीदार को, उसके बावजूद आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आपने कोरोना के टाइम में, लेकिन ये तो आप मानेंगे ना, फिर मैं दोबारा अपनी बात पर आ रहा हूं कि जैसे ही योगी जी के संज्ञान में ये बात आई, उन्होंने तुरंत एक्शन तो लिया। क्या एक्शन लिया? एफआईआर हुई, भागना पड़ा ना। एसआईटी बनाना इस सरकार के लिए सिर्फ सुरक्षा कवच बन गया है। आपने दिखावे के लिए, मैंने सारे पेपर सामने रखे, 800 रुपए का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया आदित्यनाथ जी की सरकार में।
1600 का थर्मोमीटर 13,000 रुपए के में खरीदा गया आदित्यनाथ जी की सरकार में। इतना बड़ा महाघोटाला कोरोना काल में हुआ, शमशान में दलाली खाई गई। और जब मैंने वो भ्रष्टाचार खोला और मैंने कहा कि भाई इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, योगी जी ने एसआईटी बना दी। और उस एसआईटी में बड़ी मजेदार बात यह कि कोई इंस्पेक्टर नहीं, कोई सीओ नहीं, कोई एसपी नहीं, कोई पुलिस का जांच अधिकारी नहीं। मैंने पहले दिन ही सवाल उठाया, मैंने कहा भाई एक एसआईटी के अंदर अगर कोई पुलिस का ऑफिसर नहीं होगा, कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं होगा, एसआईटी उन्होंने बनाई और क्या कहा 10 दिन के अंदर कोरोना के घोटाले का खुलासा हो जाएगा। 2-3 डीएम के भी ट्रांसफर कर दिए उन्होंने, हमारे जिले के खुद के सुल्तानपुर जिले की डीएम ट्रांसफर हुई उसमें। तो उसके बाद क्या किया, वो 10 दिन अभी तक नहीं आया। वो एसआईटी की रिपोर्ट में क्या हुआ आज तक मालूम नहीं। संजय जी, किसी चीज का आरोप आपके ऊपर लग गया, मैं आपको तो पहले खुले शब्दों में होगी ना। कहना चाहता हूं, लोगों के पीछे का नाम और टाइटल देखकर न्याय हो रहा है उत्तर प्रदेश। ये तो आप मानेंगे कि अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है, अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगे तो पहले जांच होगी, बिल्कुल, उसके बाद नतीजा निकलेगा। बिल्कुल। और क्या हो रहा है आदित्यनाथ जी की सरकार में, क्या हो रहा है, टाइटल आपका देख लिया, पीछे खान लगा है, कार्रवाई 10 दिन में, पीछे तिवारी लगा है, कार्रवाई 10 दिन में। नहीं, हमारे नाम के पीछे पीछे भी लगा है। हमारे नाम के पीछे भी खान लगा है, लेकिन आज तक हमारे साथ तो कुछ गलत नहीं। अरे आप जैसे आपके भाइयों से जाके पूछे, वो बताएंगे आपको। आपके बहुत सारे भाइयों से जाके पूछे, वो बताएंगे। अगर मैं आपकी बात की सही भी मान लूं तो फिर उनकी जाति और आपकी जाति में फर्क क्या रह गया? भाई, जो मुस्लिमवाद फैलाए वो अपने धर्म का भला नहीं कर रहा है, जो यादववाद फैलाए वो अपनी जाति का भला नहीं कर रहा है, जो जाटोवाद फैलाए वो अपनी जाति का भला नहीं कर रहा है, जो ठाकुरवाद फैलाए वो अपनी जाति का भला नहीं कर रहा है। चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जातिवाद की बात हो रही है, आप भी जातिवाद की बात करें, आप गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं, तो ये पक्ष और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप चलता ही रहेगा। लेकिन बात हम 2022 के चुनाव की करते हैं, क्योंकि आपने साफ कहा कि पंचायत चुनाव के बाद आपका लक्ष्य 2022 का है और 2022 में आप विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये पक्का है, फाइनल है, सारी सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे? बिल्कुल। आपके प्रत्याशी होंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं करने जा रहे? देखिए, अभी इस पे कुछ तुरंत कहना बहुत जल्दबाजी है, लेकिन आज की तारीख में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हम अपने संगठन निर्माण और चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। जिला पंचायत उसका पहला पड़ाव है, जिससे हमारी नींव तैयार होगी 22 की, और 22 के चुनाव में हम लोग लड़ेंगे। ये उत्तर मैं आपको समय और परिस्थितियों के हिसाब से दे पाऊंगा कि हम किसी संगठन के साथ समझौता करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन आज की तारीख में हम अपने पूरे 403 सीटों पे अपना संगठन निर्माण करने में लगे। मुद्दे क्या होंगे आपने 2022 के लिए, क्योंकि आपने जातिवाद की बात तो बहुत विस्तृत से बता दी, क्या पानी और बिजली मुफ्त जिस तरीके से दिल्ली में आप लोगों ने किया, ये अहम मुद्दा होगा? एक एक करके बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 200 यूनिट फ्री बिजली, यह हमारा प्रमुख मुद्दा होगा। हर व्यक्ति को, हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए। जैसे 73% आबादी का बिल दिल्ली में 0 आता है, ऐसे उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल 0 होगा। और जितने पुराने बकाया हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में बनती है तो हम उस सारे बकाया बिजली के माफ करेंगे, नंबर 1। दूसरा, गन्ना किसानों का 18,000 करोड़ रुपए का बकाया 1 हफ्ते के अंदर उनके खाते में पहुंचाने का काम, और गन्ना जब आगे से वो बेचेंगे तो उनके खाते में पैसा गन्ना छोड़कर मिल पर जब वो घर पहुंचेंगे उसके पहले पहुंच जाएगा। ये हमारा संकल्प है। उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गया है बेरोजगारी। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान नौकरी मांगने के लिए निकलता है तो उसको लाठियों से पीटा जाता है, उसमें मुकदमे लिखे जाते हैं। शिक्षा मित्र महिलाओं को, सुहागिन महिलाओं को अपने सिर मुड़वाने पड़े। ग्राम विकास अधिकारी की पोस्टिंग जब वहां पर कैंसिल हुई तो 3 बच्चों ने अपनी जान दे दी। यह उत्तर प्रदेश के बेरोजगारी का आलम है। हमारा लक्ष्य है, हम 50 लाख नौकरियां 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा करेंगे और उसको भर्ती करेंगे। बहुत सारी सरकारी नौकरियां हैं, बहुत सारे उद्योगों के माध्यम से रोजगार उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा करने की संभावनाएं हैं, उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज जो हालत है, एक अपराधीकरण एक ऐसा मुद्दा बन गया है, सरकार दर सरकार। हम लोग इस समस्या का समाधान नहीं खोज पा रहे हैं।
और मैं इसको बड़े दुख के साथ आपके साथ कह रहा हूं कि इसके पीछे भी प्रमुख कारण जातिवाद है। जातिवाद करके पोस्टिंग की जाती है, यह उत्तर प्रदेश की सच्चाई है, और जिसके कारण से लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाता। ये सच्चाई है। आप ये कह रहे हैं सच्चाई। दूसरी ये भी है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश जो अभी ताजा लिस्ट आई है 12वें नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। देखिए ऐसा है, सिर्फ आंध्र प्रदेश आगे बचा है। अब देखिए ऐसा है, या ऑन रिकॉर्ड है, या मेरे आपसे कहने से नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, मैं एक एक करके बता रहा हूं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सच्चाई बता रहा हूं आपको। इन्वेस्टर समिट हुई, लाखों करोड़ रुपए का एमयू साइन किया गया। जितना खर्चा इन्वेस्टर समिट के आयोजन में हुआ उतना भी इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। क्या यह सच्चाई नहीं है? क्या यह सच्चाई नहीं है? तो निवेश बढ़ता जा रहा है, जो रिकॉर्ड आ रहा है। किस क्षेत्र में निवेश बढ़ा? उद्योग में। आप मुझे बताइए किस क्षेत्र में निवेश बढ़ा? जो सरकार जानकारी आंकड़े जो जारी कर रही है, जारी होते रहेंगे, निवेश उसमें लगातार बढ़ रहा है। आंकड़े उनके जारी होते रहेंगे। आंकड़ों से पता चलेगा ना। पता कैसे चलेगा? बता तो रहा हूं कैसे आंकड़े आते हैं। बरेली के अंदर जो धरती पर है ही नहीं, उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव दिखा दिया गया। ये होता है उत्तर प्रदेश में। यानी जो आंकड़े आ रहे हैं सरकार की तरफ से, जो निवेश के आंकड़े आ रहे हैं वो गलत है, आप ये कह रहे हैं। आप जांच कर लो ना, मैं तो आपको कह रहा हूं, आप जांच कर लीजिए। आप एक टीवी चैनल के इतने बड़े पत्रकार हैं, आप जांच कर लीजिए मेरे आरोप सही हैं कि गलत हैं। आपको आंकड़े पता चल जाएंगे। सरकार स्मार्ट स्कूल की बात कर रही है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज की बात कर रही है। कितने बनाया सर? 4 साल में कितने बनाया आदित्यनाथ जी ने स्मार्ट स्कूल? मैं दिखाऊं आपको, मेरे पास फोन में वीडियो पड़े हैं। वो स्मार्ट स्कूल आप देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। ऐसे स्मार्ट स्कूल हैं उत्तर प्रदेश में। ईमानदारी से, जैसे बेबाकी से आप बात अपनी रखने के लिए जाने जाते हैं, 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है आपको, या ईमानदार सरकार आप किसी और? मैं फिर आपके उत्तर को दोहरा रहा हूं। आपके सवाल का उत्तर जो है वो मैं दोहरा रहा हूं। आपको बिल्कुल आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, क्योंकि जब हम दिल्ली में आए थे, हम इसी तरीके से गली गली में वोट मांगने जाते थे और लोग हमारे ऊपर हंसते थे और कहते थे कि इनको राजनीति में कहीं इनका अता पता नहीं चलेगा, नौसिखिए हैं, इनकी जमानतें जब्त होंगी। जनता ने जिताया। जनता उत्तर प्रदेश की भी आज त्रस्त है, बदहाल शिक्षा व्यवस्था से, बदहाल चिकित्सा व्यवस्था से, अपराधीकरण से, भ्रष्टाचार से, बेईमानी से, चोरी से त्रस्त है लोग वहां पे। लेकिन ये तो आप मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का एक कोर वोटर है, और विपक्ष में अगर जितनी ज्यादा पार्टियां लड़ती हैं, घटक दल लड़ते हैं, तो इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। देखिए 85 में 2 सीट से सफर शुरू किया था भारतीय जनता पार्टी ने, और आज भारतीय जनता पार्टी 2021 में पूरे देश में है, कई राज्यों में है, देश की सरकार उनकी है। तो कैसे हुआ ये? जनता की ताकत से ही हुआ ना। जनता ने उनके ऊपर भरोसा किया, जनता ने उनके मुद्दों पे भरोसा किया, वादों पे भरोसा किया। और जब आप अपने वादे नहीं पूरे करते, 2 ही बातें थी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में, ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार। अब ये तो आप जो आरोप लगा रहे हैं उसके बाद ये जनता तय करती है कौन सरकार बनेगी नहीं बनेगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आने वाले समय में कोई संयुक्त मोर्चा बनता है, कौन लीड करेगा उसे? देखिए, कौन लीड करेगा नहीं लीड करेगा ये तो तब की बात है जब मोर्चा ऐसा बनता है कोई। मैं तो आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के विषय में मैं आपको ये बता सकता हूं कि हमारी पार्टी अपना संगठन निर्माण करने, जिला पंचायत के चुनाव में, मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर संघर्ष करने में और 2022 की तैयारी में जुटी हुई है। और इसके आगे का कोई अपडेट होगा तो मैं आपको दूंगा। अच्छा, एक जाते जाते एक छोटा सा सवाल और, क्योंकि किसानों की बात हर तरफ हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में कमेटी जो बनाई थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। क्या किसानों को उस रिपोर्ट के बाद जो भी नतीजा आएगा मानना चाहिए, ताकि एक बीच का रास्ता निकल सके और ये आंदोलन खत्म हो सके? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन उसमें उन्हीं लोगों को रखा जो इस बिल के समर्थक थे, और एक सदस्य ने तो पहले ही छोड़ दिया, बोले नहीं भाई हम नहीं रह सकते इसमें, इस कमेटी के अंदर। एक बात हो गई। दूसरी बात, कभी आप कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, कानून बनाना सरकार का काम है। कभी आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो इसको मान लो। ये दो तरफा खेल नहीं चलेगा। कृषि कानून इस देश के पूंजीपतियों के लिए बनाया गया है।
और मैं इसको प्रमाण के साथ कह सकता हूं, आपको साबित कर सकता हूं। क्या हुआ है, 7 मई 2020 को एक पूंजीपति जिसका नाम अडानी है, उसको 100 एकड़ जमीन हरियाणा की सरकार लैंड यूज चेंज करके 100 एकड़ जमीन देती है 7 मई 2020 को कि हुजूर आप यहां बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं। नंबर 1। 5 जून 2020 जब पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी ऑर्डिनेंस के जरिए, उनको यह चिंता नहीं थी कि कोरोना से कैसे लड़ना है, प्रधानमंत्री जी ने 5 जून 2020 को ऑर्डिनेंस के जरिए, पार्लियामेंट में नहीं, चर्चा नहीं कराई, बहस नहीं कराई, किसान संगठनों से बात नहीं की, अध्यादेश के जरिए चोरी चुपके 3 कृषि कानून पास किया। और उसमें क्या लिखते हैं, इस देश में असीमित भंडारण की छूट है। 7 मई को 100 एकड़ जमीन अडानी को हरियाणा में मिलती है, 5 जून को कोल्ड स्टोरेज पूरे देश में बनाने और असीमित भंडारण की छूट देश की सरकार देती है। इसमें क्या तारतम्य, क्या सामंजस्य, क्या कोइंसिडेंस है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आने वाले समय में, क्योंकि हमने अभी हाल ही में देखा सूरत में आपको निकाय चुनाव में बम्पर जीत मिली, आने वाले समय में किन किन राज्यों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, हमने 5 राज्यों को स्पष्ट किया है, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। गुजरात में ये माना जा रहा है कांग्रेस के विकल्प के तौर पर आपको देखने लगे लोग। भाजपा का विकल्प क्यों नहीं मानते आप, कांग्रेस का विकल्प ही क्यों? हो सकता है गुजरात की जनता इतने सालों से इनको झेलते झेलते थक गई है। अभी तक भाजपा वर्सेस कांग्रेस रहा है ना वहां पर। हो सकता है कि दिल्ली की तरह कोई वर्सेस ही ना हो। गुजरात एक बड़ा बदलाव देखने जा रहा है 2022 में। कौन कौन से बड़ा बदलाव? पंजाब में हमारा अभी सर्वे आया, हमारी वहां सरकार बनने जा रही है। गुजरात की जनता त्रस्त है, उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। आज भाजपा के विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस के विकल्प के रूप में नहीं, भाजपा के विकल्प के रूप में। सुप्रीम कोर्ट, अभी आप कह रहे थे ना, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला कि 3 विषय को छोड़ के सारे अधिकार दिल्ली की सरकार के पास होंगे, वो आपने बदल दिया। आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते, आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते, आप डेमोक्रेसी नहीं मानते, आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं मानते, आप क्या मानते हैं? दिन रात खाली मोदी मोदी मानते हैं, उसी अहंकार में आप जिएंगे। आज राफेल के मामले में कितना बड़ा सच सामने आया। डेसॉल्ट कंपनी के अकाउंट से पकड़ा गया कि 1 मिलियन यूरो की रिश्वत दलाली दी गई। तो भारत माता के रक्षा सौदे में जो लोग दलाली करते हैं, उनको भारत माता की जय लगाने का अधिकार नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, राफेल के मामले का मैं याचिका करता हूं। बातचीत को वाइंड अप करने से पहले दोबारा से यूपी से जुड़ा हुआ आखिरी सवाल सुनने में यह आ रहा है कि इंटरनली छोटे छोटे दलों ने, आम आदमी पार्टी, भारतीय समाज पार्टी, निषाद दल, इस तरह के छोटे छोटे घटक दलों ने आपस में समझौता कर लिया है। इस बात में कितनी सच्चाई है? वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। कुछ तो बता दीजिए। अभी रुक जाइए, इंतजार कीजिए और समय के साथ सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। अभी हमारा फोकस, जैसा मैंने आपको कहा, हम अपने संगठन निर्माण, मुद्दों पर संघर्ष और जिला पंचायत चुनाव पर है। चलिए, फिर आने वाले समय में समय पर बात होती रहेगी, आपसे जानकारी मिलती रहेगी। आखिर में अगर आप प्राइम न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो? अगर हम अपने प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर लेना चाहते हैं, अगर हम अपने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश वाकई बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सबको जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, ये सारे भेद मिटाकर प्रदेश के हित में, प्रदेश के भलाई के लिए एक बदलाव की राजनीति के साथ, एक ईमानदार राजनीति के साथ जुड़ना होगा। तभी हम लोग इस गंदी राजनीति के ऊपर झाड़ू जला पाएंगे। और 800 में से कितने पंचायत चुनाव में आपके मेंबर जीतने, आपके कैंडिडेट जीतने जा रहे हैं? देखिए, अभी तो ये शुरुआती 2 लिस्ट है जिसमें 809 कैंडिडेट्स की हमने अब तक घोषणा की है। अभी भी 2 चरणों के चुनाव की घोषणा बाकी है। तो मुझे लगता है कि अच्छी संख्या में हमारे कैंडिडेट जीत के आने चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि जानबूझकर ये काम किया गया है और प्रत्याशियों को, विपक्ष के प्रत्याशियों को समय ना मिल पाए प्रचार के लिए,
या वो खुलकर प्रचार न कर सकें, इसलिए 5 आदमी की एक गाइडलाइन जारी कर दी कि उससे ज़्यादा इकट्ठा नहीं होंगे लोग। ये एक तानाशाहीपूर्ण फैसला है। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग से मैं मिलूंगा और देखिए उनकी ओर से क्या इसमें कोई परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। ये मैं जरूर कह सकता हूं कि ये अच्छा चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी और इससे हमको ताकत मिलेगी, उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ जुड़ेगी। ये यूपी का सेमीफाइनल माना जा रहा है, तो इस सेमीफाइनल के बाद जब आप फाइनल में जाएंगे तो इसका फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। चलिए संजय जी, निश्चित रूप से मिलेगा। आपने प्राइम न्यूज को समय दिया, सारे सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जिन्होंने तमाम सवालों के खुलकर जवाब दिए और तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता। नमस्कार। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान।